हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और आज आपका ये लास्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या सब क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, और किन्होंने अकाउंटिंग की इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट की। तो चलो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो हमने क्या बोला था कि बुक कीपिंग क्या होता है, आर्ट होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसके बाद उसका रिजल्ट को देखते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। बट बुक कीपिंग जो है रिकॉर्डिंग तक ही सीमित है। क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज एन, आप लोग भी साथ में लिखते चलो, इज एन आर्ट ऑफ recording the financial transactions, recording the financial transactions। बिग बुक कीपिंग क्या है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का आर्ट है, ठीक है। क्लियर है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये तो क्लियर है कि बुक कीपिंग क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी बिजनेस के जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड करने की आर्ट है। अब सर अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग के साथ साथ, मैं क्या बोलूंगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहां भी रिकॉर्डिंग होता है यानी बुक कीपिंग भी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग के अंदर आता है। अकाउंटिंग क्या है, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग, एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हम बुक कीपिंग में तो केवल फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बट अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग का स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, बट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वाइडर है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ये भी बोलूं स्कोप, तो स्कोप जो होता है बुक कीपिंग का वो लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड यानी कि कम है। और अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, वाइड है। वाइड मतलब फैला हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे अगर बात करें तो स्टेज जो होता है, स्टेज यानी सबसे पहला स्टेज जो होता है वो बुक कीपिंग का होता है, इसीलिए हम इसे प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, ठीक है। और उसके बाद का स्टेज जो होता है वो अकाउंटिंग का होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की। तो बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, यानी कि रखना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का, कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या होगा कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि रिजल्ट पता लगाना, असरटेन करना नेट रिजल्ट कि आपको फायदे में चल रहे हैं कि नुकसान में चल रहे हैं, असरटेन नेट रिजल्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, बुक कीपिंग का काम है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। और अकाउंटिंग में तो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ साथ अल्टीमेट गोल क्या होता है अकाउंटिंग में, हमें ये पता चले कि हम कितना प्रॉफिट कमाए हैं,
तो ये अकाउंटिंग का मेन गोल होता है। और बुक कीपिंग का गोल क्या होता है कि हमें ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बुक कीपिंग को परफॉर्म कौन करता है, कौन करता है, तो इसको परफॉर्म कौन करता है। इसको जो परफॉर्म करता है उसको जनरली परफॉर्म करता है जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट। क्यों? क्योंकि उसको बुक कीपिंग में अकाउंटिंग यानी कि डेटा को बस सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करना होता है, तो उसमें लिमिटेड नॉलेज की जरूरत होती है। इसीलिए जूनियर अकाउंटेंट जो होता है वो बुक कीपिंग को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में तो रिकॉर्डिंग के अलावा क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को समराइज करना, फिर फाइनल अकाउंट बनाना, फिर उसको एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, तो उसको ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। तो जूनियर अकाउंटेंट तो अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, इसीलिए थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं सीनियर अकाउंटेंट। ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट। क्लियर? अब यहां पे नॉलेज लेवल की अगर बात करें, नॉलेज लेवल की बात करें, तो यहां पे बुक कीपिंग के टाइम में हमें लिमिटेड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, और अकाउंटिंग की बात करें तो यहां पे हमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे जो रिक्वायर्ड होती है हायर लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि बुक कीपिंग क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की आर्ट। और अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, यानी सारे अकाउंटिंग साइकिल इसमें आ जाते हैं। बुक कीपिंग का स्कोप जो होता है लिमिटेड होता है, अकाउंटिंग का स्कोप वाइड होता है। बुक कीपिंग जो है पहली सीढ़ी है, अकाउंटिंग जो है दूसरी सीढ़ी है। ठीक है, बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है रिजल्ट का पता लगाना कि फायदे में है या नुकसान में। बुक कीपिंग कोई जूनियर अकाउंटेंट भी कर सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग सीनियर अकाउंटेंट करता है, क्योंकि बुक कीपिंग में जो होता है लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है, और अकाउंटिंग में हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पे जो बताया था आपको यहां से समझ में आ गया होगा। देखो ये है बुक कीपिंग, जिसमें ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर करना होता है और रिकॉर्ड करना होता है, बट लेजर में उसको पोस्ट कर देना होता है। इसमें लिमिटेड लेवल लेवल की नॉलेज होती है, और इसके लिए जूनियर अकाउंटेंट जो होते हैं सफिशियंट होते हैं, जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, और अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, फिर उसका एनालाइजिंग होता है, इंटरप्रेटिंग होता है। इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, यानी सीनियर अकाउंटेंट की जरूरत होती है। ठीक है, बट इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सर्टिफाइड अकाउंटेंट की जरूरत होती है कि उसको चार्टर अकाउंटेंट होना ही है जो अकाउंटिंग का काम कर सके। ठीक है, और अकाउंटेंसी बोले तो अकाउंटेंसी तो कुछ नहीं है, अकाउंटेंसी रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है कि कैसे कोई काम कैसे करना है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, आपका प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑडिटिंग, यानी जब सीनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से जब अकाउंटिंग कर लेता है, तब क्या होता है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, कि अकाउंटिंग जो सीनियर अकाउंटेंट ने किया है वो ठीक से अकाउंटेंसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो उनके थ्योरी है, जो उनके प्रैक्टिसेज है, उनका सही से इस्तेमाल किया है, और अकाउंटिंग सही से किया है कि नहीं, यानी आपका अकाउंटिंग करेक्ट है कि नहीं। तो जो सीनियर अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग किया है उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना, उसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं। अब देखो, तो वो तो कोई सर्टिफाइड पर्सन ही कर सकता है, क्योंकि सीनियर अकाउंटेंट ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उससे भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो उसका ऑडिट कर पाएगा। कोई अगर कोई चेक करता है आपके काम का तो आपके सीनियर ही होंगे। तो जो सीनियर अकाउंटेंट के जो उससे बड़ा जो होते हैं उनको बोला जाता है सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ठीक है, जिसे हम चार्टर अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑडिटिंग कौन करता है? चार्टर अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं। ठीक है, चलो लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, यानी हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसकी क्या सब क्वालिटी होनी चाहिए।
ठीक है, हमें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलते हैं, यहाँ पे एक और वर्ड लगा दो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी हमारे पास जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आते हैं उसकी क्या सब खासियत होनी चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की खासियत होनी चाहिए वो है रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी, यानी कि आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उस पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी वो भरोसेमंद होनी चाहिए। आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी आप जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर यूजर का ट्रस्ट होना चाहिए, यूजर उस पर भरोसा करे कि ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है। अब ये कैसे होगा? अब ये तभी होगा जब आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का बैक एंड सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि बैक एंड सपोर्ट मतलब आपने जो अकाउंटिंग की है वो एविडेंस के बेस्ड पर किया हो। यानी कि जो आप जैसे जर्नल करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसका जो रिकॉर्डिंग हुआ होगा वो एविडेंस बेस्ड होगा। जैसे कि देखो, तुमने परचेज किया गुड्स का, अब जब गुड्स आपने खरीदा तो जहां से आप गुड्स खरीदे होंगे वहां पे वेंडर ने आपको इनवॉइस जनरेट करके दिया होगा। ठीक है, उस इनवॉइस के बेस पे आपने एंट्री पोस्ट की। उसी तरह से जब आप सेल करते हो तो आपने इनवॉइस जनरेट किया और आपने कस्टमर को दिया और उस इनवॉइस के बेसिस पे आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब आप अपने स्टाफ का सैलरी पेमेंट करते हैं तो आपके पास पूरा पेरोल सीट आप मेंटेन कर रहे हो, यानी आप जो भी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो उसके उसके पीछे उसके बैक एंड में एविडेंस होना जरूरी है, तभी आपके इंफॉर्मेशन को रिलायबल माना जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं हम लोग, आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसेमंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए, यानी उस पर ट्रस्ट किया जा सके, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, ट्रस्ट होनी जरूरी है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। आपका दूसरा विशेषता अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या होनी चाहिए? तो दूसरा रिलीवेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब क्या? आपके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर हैं, ठीक है, उसके लिए रिलीवेंट होना जरूरी है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? रिलीवेंट होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलीवेंट फॉर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलीवेंट। क्या होना चाहिए? रिलीवेंट मतलब होता है कि वो उसके लिए होना चाहिए। मैं इसके बारे में समझाता हूं आपको। शुड बी रिलीवेंट फॉर अकाउंटिंग यूजर। ठीक है, अब देखो यूजर कौन कौन होते हैं? इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में मैनेजमेंट आता है, एम्प्लॉय आता है। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, यानी उसको यूजर उसको यूज कर सके। ठीक है, यूजर उसको यूज करे वैसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अब ये क्या होता है? अब देखो इसको समझना होगा। हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि यूजर को समझ में आ सके। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसके लिए बना रहे? यूजर के लिए बना रहे। और यूजर को ही समझ में नहीं आएगा तो फिर उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की यूज क्या होगी? तो यूजर को समझ में आ सके। अब कैसे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाएंगे कि अकाउंटिंग के यूजर को समझ में आएगा? तो आपका जो अकाउंटिंग होना चाहिए ना, उसका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए जिससे कि यूजर आसानी आसानी से समझ सके। ठीक है, चलो उसके बाद सर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी
कंपेरेबिलिटी। क्या होगी? कंपेरेबिलिटी। ये क्या होता है कंपेरेबिलिटी सर? हम कंपेयर कर सके, हम 2 साल की इंफॉर्मेशन को एक साथ देख सके। ठीक है। अब जैसे कि देखो, अगर हमको बोला जाएगा कि प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट मान के चलो आपने 10 करोड़ कमाया है, तो हमको तो लगेगा अच्छा है। बट अगर हम कंपेयर कर लेंगे कि पिछले साल मान के चलो 11 करोड़ कमाया था प्रॉफिट, और इस साल 10 करोड़ ही कमाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी इस साल क्या हुआ, हमारी प्रॉफिट क्या हो गई, हमारी कम हो गई, यानी हमारे बिजनेस में नुकसान हो रहा है। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इसीलिए आप देखोगे, जब आगे चल के जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, तो आप जो बनाओगे पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो जैसे अगर हमको 2022 का बनाना है, तो आपको साथ में 2021 का भी इंफॉर्मेशन साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है। आप जब पीएल बनाओगे तो 2022 का भी और 2021 का भी साथ में रखोगे, जिससे कि अकाउंटिंग के यूजर जो है उनको कंपेयर कर सके। तो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा हो जिसको कंपेयर किया जा सके। एटलीस्ट 2 साल का तो इंफॉर्मेशन आपको साथ में रखना होगा, तभी यूजर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मेन जो आपका फाइनल अकाउंट होते हैं, यानी कि आपके अकाउंटिंग के जो रिजल्ट होते हैं, वो पीएल और बैलेंस शीट में रहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे 2 साल के एटलीस्ट होने चाहिए, जिससे कि यूजर क्या कर सके, कंपेयर कर सके। ठीक है। तो अगर आपसे ये जो आपके पास ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, यानी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसपे ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके यूजर के लिए। फिर क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए यूजर के लिए। समझने योग्य होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए यूजर आसानी से समझ सके, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी मतलब यूजर आसानी से पिछले साल से एटलीस्ट 2 साल का इंफॉर्मेशन एक साथ होना चाहिए, जिससे कि यूजर आसानी से कंपेयर कर सके। ठीक है। तो आई होप आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है, यानी अकाउंटिंग की शुरुआत कब हुई थी, और कैसे समय के साथ साथ अकाउंटिंग में बदलाव आए, यानी डेवलपमेंट हुए। ठीक है। यानी अकाउंटिंग का जन्म कब हुआ था और कैसे ये धीरे धीरे डेवलप होता गया। ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग का संबंध मनी से है, यानी जब मनी की खोज की गई, तभी से अकाउंटिंग चलता आ रहा है। क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, लेन देन का हिसाब किताब रखना। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इंडिया में। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडिया में अकाउंटिंग की जो खोज हुई वो किसने की थी। इंडिया में अकाउंटिंग की खोज कौटिल्य ने की थी। अब इनका नाम आप लोगों को कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह आप अगर देखते होंगे तो कौटिल्य के बारे में जरूर सुने होंगे। अब देखो, कौटिल्य कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के महामंत्री। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र। इस बुक में उन्होंने बताया था कि कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाना चाहिए, यानी हाउ हाउ अकाउंटिंग हाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड, हैव टू बी मेंटेन। ठीक है। उन्होंने इस बुक में, अर्थशास्त्र नाम के बुक में, उन्होंने बताया था कि कैसे अकाउंटिंग के डेटा को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग की शुरुआत तब से चलती आ रही है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। इसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग। मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलो और बुक कीपिंग बोलो, इसकी शुरुआत किसने की थी। चलो, अब इस मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की खोज जो की थी, वो इटली नामक, आपको इटली का नाम सुना होगा, वहां पे एक बहुत ही बड़े
मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने, उनका नाम था फ्रा लुकास पेसियोली, का ल्यूकास पैसियोली। वैसे अब क्या सर, इसको याद रखना होगा? याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ लो। वैसे इसमें आपको कोई ऑब्जेक्टिव अगर आ जाते हैं कि अकाउंटिंग की खोज किसने की, तो आप बोल सकते हो कि फ्रा लुकास पेसियोली ने मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की खोज की। इन्हें बुक कीपिंग का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने खोज की थी, ये एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे इटली के। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है। एक बुक लिखा था जिसमें एक टॉपिक दिया था डी कंप्यूटी सेट, डी कंप्यूटी सेट। इसमें क्या किया था, उन्होंने बताया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को। इसमें क्या उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इस बुक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को बताया था। अब इसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके दो पहलू होते हैं। ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उन्होंने इस बुक में इस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन की थी। ये हम, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग समझने वाले। बस इतना समझ लो कि उन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए, कैसे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जाए, उन्होंने इस बुक में चर्चा की थी, ठीक है। इसीलिए इनको, फ्रा लुकास पेसियोली को डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग और मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ओरिजिनेटर बोला जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ओरिजिनेटर का मतलब होता है जन्मदाता। किसका ओरिजिनेटर किसका? मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और बोल सकते हो डबल एंट्री सिस्टम। इन सब की खोज इन्होंने ही किया था, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम। ये तो हुआ कि अकाउंटिंग की शुरुआत किसने की। अच्छा, ये चीज मैं मिस कर दिया कि कब इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी 1494 ईस्वी में, 1494। तो इसमें, इस ईयर में इन्होंने इस बुक को लिखा था और उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल की खोज की थी, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अकाउंटिंग का जो डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए, ठीक है, जो कि अकाउंटिंग के स्टडी के लिए और बिजनेस से जुड़े हुए बहुत सारे स्टडी के लिए उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स देना शुरू किए, नॉलेज देना शुरू किए, ठीक है, एग्जाम लेना शुरू किए और सर्टिफाइड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू किए, ठीक है। इससे क्या हुआ, अकाउंटिंग का डेवलपमेंट समय के साथ साथ धीरे धीरे होता गया, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था अकाउंटिंग के लिए वो था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। इसको, इन्होंने जो कोर्स देते हैं और उससे जो भी अकाउंटेंट सारे एग्जाम पास करके जो भी बनते उसको बोला जाता है सीपीए, ठीक है। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट जो है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस डिग्री है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1949 में,
अब ये भी क्या करते हैं, इनका भी काम क्या होता है, ये अकाउंटिंग और बिजनेस से जुड़े हुए स्टडीज कराते हैं और उसके एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और एग्जाम, अगर जो भी बच्चे एग्जाम को पास करते हैं उनको एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट की डिग्री देते हैं, उसको बोला जाता है चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, चार्टर अकाउंटेंट। आप लोग सीए के नाम से जानते होंगे। ठीक है, मैं भी एक चार्टर अकाउंटेंट हूं, तो मैंने भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सारे एग्जाम क्लियर करके चार्टर अकाउंटेंट की डिग्री ली। अब जानते हैं कि देखो इसका अकाउंटिंग के डेवलपमेंट से कैसे हम लोग इसको जोड़ के समझ सकते हैं। अब देखो, जब ये बेसिकली ये जो चार्टर अकाउंटेंसी का कोर्स होता है, ये 5 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आपको सारे बिजनेस से रिलेटेड और अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे नॉलेज और स्किल्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको चार्टर अकाउंटेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जब आप सारे एग्जाम पास कर जाओगे तो आपको एक सबसे बड़ा बात नॉलेज स्किल्स जो मिलेगा, साथ में एक गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आप मनी को मैनेज करने से रिलेटेड सारे टर्म्स को आप समझ जाओगे। ठीक है, इससे क्या होगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप चाहे तो किसी भी एरिया में काम कर सकते हो। आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के आप काम कर सकते हो, यानी आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके बैक एंड में आपके पास एक डिग्री है जो आपको ऑलरेडी समझा दिया है, जो आपको ऑलरेडी वो नॉलेज और स्किल्स दे दिया है जो मनी को मैनेज करने में काम आता है। इसीलिए चार्टर अकाउंटेंट की डिग्री बहुत ही वैल्यूएबल मानी जाती है। जैसे अगर आप, जैसे मेरे बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूं और 3 साल मुझे हो गए सीए की डिग्री हासिल किए हुए, अब तो 4 साल अराउंड हो गए। ठीक है, मैं अभी मैनेजर के रूप में काम करता हूं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, और साथ में आप लोग को पढ़ाता भी। ठीक है, तो ये बहुत ही आपको, मैं ये बोल सकता हूं कि इस डिग्री से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको सारे अकाउंटिंग की नॉलेज और बिजनेस से रिलेटेड सारे नॉलेज और मनी से रिलेटेड सारे नॉलेज आपको मिल जाते हैं। चलो, तो आपने समझ लिया होगा कि अकाउंटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अकाउंटिंग का डेवलपमेंट इंडिया में कौटिल्य ने की थी, जो अर्थशास्त्र नाम के बुक में कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए उसको बताए थे। फिर अब बात करें मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, तो मॉडर्न सिस्टम अकाउंटिंग यानी बुक कीपिंग की जो खोज की थी उन्होंने फ्रा लुकास पेसियोली, जो कि इटालियन थे, ठीक है, इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें एक चैप्टर था डी कंप्यूटिसेट, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसकी खोज कब की थी, 1494 1494 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने बताया था कि कैसे डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है, इसीलिए उन्हें मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का ओरिजिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का। हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, और आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और कहीं अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसा हो जो मिसिंग हो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बिहार बोर्ड का सिलेबस हो, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हो, झारखंड बोर्ड का सिलेबस हो, यूपी बोर्ड, अब कोई भी सिलेबस देख लो। ठीक है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन यानी कि हम जो सिलेबस को कवर कर रहे हैं ना, सारे को ध्यान में रख के कर रहे हैं। बस एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे सिलेबस में क्या है, वो उसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा कि सीबीएसई का क्या सिलेबस है, बिहार बोर्ड का क्या सिलेबस है। इससे क्या होगा, अगर कोई ऐसा चीज जो आपको लगता है कि सर पढ़ा रहे हैं ये, बट मैं तो सब कुछ पढ़ा रहा हूं, बट अगर कुछ ऐसा लगता है कि सर पढ़ा रहे हैं बट ये मेरे सिलेबस में नहीं है, तो आप फिर भी उसको समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के उसका काम आएगा। हो सकता है कि आप सीए करें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कत हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर, आपका सेकेंड चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसको समझने वाले, बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को समझने वाले हैं। तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।